नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर कोई विद्यार्थी नहीं कर रहा है तैयारी या फिर तो उसको मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी भी आपके पास समय है। आप अगर अपनी तैयारी को ठीक से जारी रखेंगे, तो आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ कुछ पार्ट्स के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर यहाँ देख रहे हैं। बोर्ड परीक्षा की अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रश्न आंसर यहाँ कर रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से पूरा वीडियो देखें और इन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट भी कर ले, ताकि आप उसका बाद में रिवीजन भी कर ले। और अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप वीडियो को बाद में एक बार और सुन लें, तो आपको जो प्रश्न याद होते हैं और जो प्रश्न याद नहीं हो रहे या कोई कन्फ्यूजन है, उसको आप बार-बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएँगे। तो इस पार्ट में हमारा जो राजनीति वाली पुस्तक है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लिए, उसका ये जो चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम, उसके हम आज कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसमें कुछ रिक्त स्थान देखेंगे और कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न हम देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्योंकि अपने पाठ का नाम ही है लोकतंत्र के परिणाम, तो सबसे पहले तो आपको जो है सभी साथियों को लोकतंत्र की परिभाषा आनी चाहिए कि जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है, इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। ये परिभाषा जो है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है। तो आपको लोकतंत्र की यही परिभाषा ध्यान रखनी है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है, वही क्या है? लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं। अब हम कुछ प्रश्न इसमें देखते हैं। सबसे पहले कुछ रिक्त स्थान देखते हैं। तो आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको कि लोकतंत्र में शासन की जो है अंतिम शक्ति है, वो किसमें निहित होती है? तो आपको पता होना चाहिए लोकतंत्र में जो अंतिम जो शक्ति है वो किस में निहित होती है? तो अंतिम शक्ति होती है साथियों जनता में निहित। ठीक है साथियों? तो लोकतंत्र में जो शासन है, शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। ठीक है साथियों? अब अगला क्वेश्चन है हमारा है आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही शासन व्यवस्था वाले देशों का रिकॉर्ड क्या है? आर्थिक समृद्धि के मामले में देखिए तो साथियों, आर्थिक समृद्धि के मामले में जो तानाशाही शासन है, उनका रिकॉर्ड थोड़ा क्या है? अच्छा है। ठीक है साथियों? क्योंकि आर्थिक समृद्धि जब आएगी, तो लोकतंत्र वालों में क्या होता है कि कुछ फैसले लेने में थोड़ा समय लगता है और जनता को बराबरी का अधिकार भी देना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़े काम धीरे होते हैं और आर्थिक समृद्धि आती तो है लेकिन थोड़ा धीरे आती है। तो तानाशाह हो तानाशाही शासन व्यवस्था वाले जो देश है, उनका थोड़ा रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा होता है बजाय लोकतांत्रिक देशों के मुकाबले। तो इसमें अच्छा अपना आ जाएगा। ठीक है? इसमें क्या आ जाएगा? थोड़ा रिकॉर्ड क्या होता है इनका? अच्छा रिकॉर्ड होता है। ठीक है साथियों? तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम देखते हैं। तो आगे है हमारे पास खालिस्तान है के अधिकार के तहत सरकारी कामकाज के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन से अधिकार आपके तहत आप सरकारी कामकाज के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? अपने उत्तर इधर दिए गए हैं साथियों। तो आप इधर बढ़ते जाना खालिस्तान में। तो अपना सूचना का जो अधिकार है, सूचना का अधिकार जो है साथियों, सूचना के अधिकार के तहत आप जो सरकारी कामकाज है उसके बारे में आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अपने यहाँ 3 क्वेश्चन देखे हैं। तो लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। दूसरा कि आर्थिक मामलों में तानाशाह शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है। और दूसरा सूचना के अधिकार के तहत सरकारी कामकाज के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में समय थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है। ठीक है साथियों? लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में समय क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। क्योंकि तानाशाही में तो क्या है कि कोई एक व्यक्ति होता है या एक कोई संस्था ऐसा होता है, तो वही फैसले लेता है।
लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों में क्या होता है कि पूरी सरकार सहमति से या जनता का सहमति लेके जो फैसले लागू किए जाते हैं, तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, लोकतांत्रिक सरकारों में फैसले लेने में तानाशाही सरकारों की तुलना में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तानाशाही सरकार से हमारा तात्पर्य है साथियों, ऐसी सरकार जहाँ पे जनता की सहमति नहीं ली जाती है या जनता का कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। जो शासन की सत्ता है, जो शक्ति है, वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था के हाथों में निहित होती है और वह अपनी मनमर्जी चलाता है, उसे हम तानाशाही कहते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आम तौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को की कोशिश करती है। तो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आम तौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को क्या खालिस्तान की कोशिश करती है, तो आप बताइए। तो अपने यहाँ देखते हैं साथियों इसका आंसर। आंसर इसका है साथियों, दबाने की कोशिश करती है। तो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो है आम तौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को क्या करती है, दबाने की कोशिश करती है। ठीक है ना, तो अपना आंसर हो जाएगा साथियों। तो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आम तौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेद जो होते हैं उनको दबाने की कोशिश करती है। लोकतंत्र में तो साथियों क्या होता है कि आपको प्रदर्शन करने का या सरकार के खिलाफ बोलने का या फिर आवाज़ उठाने का आपको अधिकार होता है, लेकिन जो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती है उनमें आपको ये अधिकार दिए भी जा सकते हैं और नहीं भी दिए जाए, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको दबा भी दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पर आधारित है, कौन सी समानता पर आधारित है। ठीक है, तो आप बताइए लोकतांत्रिक व्यवस्था खालिस्तान कौन सी समानता पर आधारित है, तो अपना आंसर हो जाएगा साथियों, राजनीतिक समानता पर आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था कौन सी समानता पे, राजनीतिक समानता ही अपना आंसर हो जाएगा यहाँ। राजनीतिक कौन सी समानता हो जाएगा साथियों, राजनीतिक समानता हो जाएगा। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित। राजनीतिक समानता का मतलब है कि जैसे कोई अगर चुनाव लड़ सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, चुनाव लड़ सकता है, वयस्क मताधिकार होता है। ठीक है, वयस्क मताधिकार से हमारा तात्पर्य 18 वर्ष, जैसे कि भारत में देखें तो 18 वर्ष या इससे ऊपर का जो भी व्यक्ति होता है उसको मत या वोट देने का अधिकार है, उसको वयस्क मताधिकार कहते हैं। और राजनीतिक समानता का मतलब यही है कि आप अपनी मनपसंद का कोई कैंडिडेट चुन सकते हैं या उसको वोट दे सकते हैं। चाहे तो आप भी चुनाव, अगर पूरी शर्तें कर रहे हैं तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी जो राजनीतिक समानता है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हमें देखने को मिलती। अगला प्रश्न है, शासन की वह व्यवस्था जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में हो। तो ये तो सिंपल सी बात है, अभी हमने पहले भी चर्चा की है कि किसी एक व्यक्ति के हाथों में अगर शासन की सत्ता है तो उसको हम कौन सी व्यवस्था कहते हैं साथियों, तानाशाही। ठीक है साथियों, तो आप ध्यान लगा के सुनोगे तो आपको मतलब वीडियो के साथ में आपको कुछ बातें जो है याद होती रहेगी। तो आप नोट जरूर कर लें इनको, ताकि अगर थोड़ा कन्फ्यूजन रहे तो आप उठा के देख सके दोबारा। तो शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में निहित है तो वह कौन सी शासन व्यवस्था कहलाती है, तानाशाही व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपना। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति की और दो खालिस्तान आपके सामने देखते हैं और के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य, ये व्यवस्था है यहाँ ध्यान रखना है साथियों, ये व्यवस्था है या लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। तो बताओ कि व्यक्ति की गरिमा, और 8वां प्रश्न का हम यहाँ देखते हैं आंसर साथियों। तो व्यक्ति की गरिमा और आजादी। ठीक है, तो अपने प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तो व्यक्ति की क्या हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा अपना व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की, तो व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये व्यवस्था है, आप यहाँ व्यवस्था कर लीजिएगा, व्यवस्था। ठीक है साथियों, तो व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा और आजादी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही ज्यादा संभव हो पाती है ऐसी चीजें। अगला प्रश्न है, भारत के
कितने प्रतिशत लोग मानते हैं कि सरकार की चाल-ढाल पर उनके वोट का असर पड़ता है? तो आपके पार्ट में ये चीज़ें दी गई है, तो आपके पार्ट में यहाँ 67% दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। तो 67% लोग ऐसा मानते हैं कि जो सरकार जो भी काम करती है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, तो उनके काम पर वोट का असर ज़रूर पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी सरकारें होती है, वो अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करती है, तो 67% लोग ऐसा मानते हैं। अगला प्रश्न है कि वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ असमानता को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। ठीक है? तो बताइए आपको वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ जो है, तो असमानता को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, तो कौन-सी असमानता को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है? तो अपना आंसर है साथियों, आर्थिक असमानताएँ जो है। कौन-सी असमानताएँ? आर्थिक असमानताएँ जो है, तो अपना यहाँ आंसर हो जाएगा आर्थिक। तो वास्तविक जीवन में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो आर्थिक आर्थिक असमानता को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। हम जैसे बोल तो देते हैं कि लोकतंत्र में सभी को समानता का अधिकार है, या सभी को ऐसा अधिकार है, वैसा अधिकार है। लेकिन हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है। ठीक है? और ज़्यादा भेदभाव या ज़्यादा असमानता उन्हीं देशों में, व्यवहार में तो उन्हीं देशों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज भी अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले ज़्यादातर देशों में देखो, तो गरीब से गरीब व्यक्ति मिलेगा, अमीर से अमीर व्यक्ति मिलेगा। तो आर्थिक असमानता को कम करने में उतनी सफल नहीं हो पाई है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ, जितना उनको होना चाहिए था। तो ये अपना यहाँ अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप से तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है ना? सैद्धांतिक रूप से तो हम, जैसे सैद्धांतिक का मतलब होता है कि जो अ, आप यूँ कहिए कि कहने में या फिर सुनने में, तो सैद्धांतिक रूप से तो लोकतंत्र एक अच्छा है कि हाँ, लोकतंत्र में सभी को समानता का अधिकार है, सभी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, धरना दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन व्यवहार में देखो तो ऐसा होता नहीं है शायद। व्यवहार में देखो तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में जैसा आपने पढ़ा है या जैसा आपने सुना है, क्या व्यवहार में आपको वैसा देखने को मिलता है? नहीं। आज भी अगर कोई चुनाव की बात करें, तो अब तो व्यक्ति चुनाव में भी तो आज जाति का फैक्टर ज़्यादा काम करता है, या धर्म का फैक्टर, या क्षेत्र का फैक्टर, ये इतने सारे जो है फैक्टर आज भी चुनाव में कितने काम करते हैं। और हम कह देते हैं कि चुनाव कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। हाँ, सही है, लड़ सकता है, लेकिन आप देखो ना, अगर बात जीतने हारने की आती है, तो फिर फैक्टर कौन-सा काम करता है, ठीक है? आज देखें तो हर क्षेत्र में आपको ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा क्या है और व्यवहार में हमें वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र अच्छा है, लेकिन व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है कि इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। तो कौन सी व्यवस्था में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कायदे कानून के अनुसार होंगे? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है अपनी। तो अपना 12वां प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, तो लोकतंत्र में ही तो ऐसा है। तो लोकतंत्र में ये चीज़ संभव है कि फैसले क्या होंगे? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? 12वें का हो जाएगा लोकतंत्र में। इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। मतलब जैसे लोकतंत्र में कुछ नियम वगैरह होते हैं, कुछ कानून वगैरह होती है, तो उन्हीं कानूनों के अनुसार फिर पूरी व्यवस्था चलती है। जैसे कि अपने यहाँ देखें तो जो चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 साल में, फिर नई सरकार बनती है, ठीक है ना? और फिर वो संसद होगी, फिर उसके इतने अंग होंगे, फिर न्यायपालिका होगी, वगैरह-वगैरह, ये सब लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्थाएँ होती है, और उन्हीं के अनुसार फिर पूरी व्यवस्थाएँ चलती है। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में ऐसा ही होता है। तो ये हो गया अपना लोकतंत्र में होता है ऐसा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अंतर-विभाजन और टकराव को सँभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा क्या है? गुण है। तो सामाजिक अंतर-विभाजन और टकराव को सँभालना किनका? ध्यान रखना यहाँ, किनका? लोकतांत्रिक। तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें लोकतांत्रिक। तो सामाजिक अंतर-विभाजन और टकराव को सँभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा क्या है? गुण है। कि जो सामाजिक अंतर मतलब
चाहे जाति के आधार पे हो या फिर गरीबी अमीरी के आधार पे हो, या ऐसे जो टकराव होते हैं उनको संभालना निश्चित रूप से इन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण गुण है। अगला हम प्रश्न देखते हैं साथियों, तो अपने ये हो गए 14वां अंतिम क्वेश्चन और है अपने यहाँ खालिस्तान में हम, तो इसका आंसर भी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक है कि वैध शासन व्यवस्था के मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासन व्यवस्थाओं से क्या है, बेहतर है। ठीक है साथियों, ध्यान देना। तो वैध शासन व्यवस्था के, वैध का मतलब लीगली, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक आ जाएगा अपना। तो वैध शासन व्यवस्था के माने में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासन व्यवस्थाओं से क्या है, बेहतर है। तो ये अपने आंसर, इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, क्योंकि अन्य सभी शासन व्यवस्थाओं से अच्छी मानी जाती है, बेहतर मानी जाती है। तो ये देख रहे हैं यहाँ अपने 14 क्वेश्चन हमने जो है खालिस्तान वाले देखे हैं, रिक्त स्थान वाले देखे हैं। आप इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उम्मीद है कि इन्हीं क्वेश्चन से आपका एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगले हम चलते हैं कुछ लघुतरात्मक। लघुतरात्मक का मतलब होता है छोटी क्वेश्चन जो हम देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है या लघुतरात्मक कि लोकतांत्रिक सरकारें अन्य प्रकार के सरकारों से किस प्रकार बेहतर है। तो आप बताइए कि लोकतांत्रिक सरकारें अन्य सरकारों से किस प्रकार बेहतर है। तो इसके पक्ष में हम काफी सारे तर्क दे सकते हैं, तो जिसमें से आप लिखोगे कि पहला कारण ये है कि लोकतंत्र में नागरिकों के बीच जो है समानता और व्यक्ति की गरिमा को लोकतंत्र में बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या मिलते हैं, व्यक्ति को समानता भी मिलती है और उनकी गरिमा को भी बढ़ावा मिलता है। तो पहला कारण तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा है कि लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में क्या करता है, सुधार करता है। निर्णय लेने की गुणवत्ता में भी लोकतंत्र क्या करता है, सुधार करता है। कि आप जैसे कि चुनाव की बात करें तो आप किसको वोट दे या किसको नहीं दे, या फिर कौन सी भाषा बोले या नहीं बोले, क्या खाए क्या नहीं खाए, ठीक है ना, क्या पहने क्या नहीं पहने, इन सब में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी लोकतंत्र आपको जो है सुविधा देता है। अगला तीसरा है कि लोकतंत्र प्रतिस्पर्धी रवैया विकसित करता है। प्रतिस्पर्धी मतलब कंपिटिटिव, कंपटीशन। तो लोकतंत्र में कंपिटिटिव रवैया भी विकसित होता है, ये भी उसका एक क्या है, गुण है, एक विशेषता है। अब अगला है लोकतंत्र जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार क्या करता है, प्रदान करता है। तो लोकतंत्र जवाबदेह, जवाबदेह मतलब कि क्या किया क्या नहीं किया, तो उसका जनता को जवाब देना पड़ता है सरकार को। उत्तरदायी मतलब उत्तरदायी है, अगर वो काम करेगी तो उसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उसको। और वैध यानी कि लीगल है, जनता द्वारा निर्वाचित है, तो वैध सरकार भी है। तो ये सब लोकतंत्र में देखने को हमें मिलता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकारें जो है अन्य सरकारों से क्या है, बेहतर है। ये बातें हमें लोकतांत्रिक सरकारों के पक्ष में लिखनी है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार का निर्माण कैसे करता है। तो आपने यहाँ इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, एक तो है जवाबदेह, एक उत्तरदायी और एक है वैध सरकार। तो जवाबदेह का मतलब होता है कि जैसे कोई काम सरकारें कर रही है तो जनता को जवाब देना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों किया है, किसके लिए किया है, या क्या क्या सोच के किया है ऐसा। उत्तरदायी का मतलब होता है कि जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि हाँ, कि ये जिम्मेदारी उनकी है, ये उत्तरदायी उनका है, तो ऐसा करना पड़ेगा उनको। ठीक है ना। और वैध का मतलब क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है तो वह जनता ने वैधता दी है, तो ऐसा है। तो ये सब, तो लोकतंत्र में निर्णय निर्माण में जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी, अप्रत्यक्ष यहाँ भागीदारी है। भागीदारी, अप्रत्यक्ष भागीदारी, जैसे मान लो कि अब संसद में अगर कोई कानून बनता है या फिर विधानसभा में बनते हैं, तो जनता तो सीधी वहां जाके बनाती नहीं है कानून, जनता तो अपने प्रतिनिधि चुन के वहां भेज देती है, तो वो प्रतिनिधि मिलकर वहां कानून बनाते हैं। तो जनता प्रत्यक्ष रूप से तो वहां भागीदारी नहीं निभा रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्योंकि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहां है, तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता जो है निर्णय निर्माण में क्या भागीदारी होती है। निर्णय निर्धारित मापदंडों, मानदंड और प्रक्रिया के अनुसार किए जाते हैं, जो निर्णयों को लोगों के लिए अधिक स्वीकार्य बनाते हैं। इसमें निष्पक्ष नियमित चुनाव होते हैं तथा सूचनाओं को साझा किया जाता है। ठीक है ना, ये सब लोकतंत्र में आपको देखने को मिलेगा, और इन सब बातों से ही लोकतंत्र जवाबदेह भी बनता है
उत्तरदायी भी बनता है और वैध भी बनता है। ये बातें हमको ध्यान रखनी है कि जो सरकारें हैं उसमें निर्णय निर्माण में जनता की क्या होती है, प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, और जो भी निर्णय निर्धारित किए जाते हैं वो किसी निश्चित मापदंडों के आधार पर तय किए जाते हैं जो कि जनता को अधिक स्वीकार्य हैं। और इसमें आप नियमित और निष्पक्ष चुनाव भी देखते हैं और आप सूचनाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही व्यवस्था लोकतंत्र में आपको देखने को मिलती है। तो आपको ये सारी चीज़ों के माध्यम से लोकतंत्र जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार बनाता है। अगले देखते हैं, आर्थिक समृद्धि और विकास की दृष्टि से लोकतांत्रिक शासन का मूल्यांकन कीजिए। कौन सी दृष्टि से आपको ध्यान रखना है? एक तो आर्थिक समृद्धि और विकास की दृष्टि से आपको लोकतांत्रिक शासन के बारे में बताना है। तो आर्थिक समृद्धि और विकास के मामले में विकसित देशों में तानाशाहियों का रिकॉर्ड अपेक्षाकृत क्या है, बेहतर है। ये तानाशाही सरकार आपने देखा था कि किसी एक व्यक्ति के पास पूरी सत्ता होती है। तो एक्चुअल में आर्थिक समृद्धि के मामले में जैसे मान लो अगर सरकारें तय कर दी कल से कि रोजगार में मतलब इतना ही देंगे, हम इतने ही पैसे देंगे या इतना नहीं देंगे, तो अब वो तो तानाशाही हो गई। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, हाँ कुछ फिक्स होती है कि न्यूनतम वेतन इतना होगा, इतना नहीं दिया जाएगा, लोगों को वो योजनाएं चलाई जाती है। तो ऐसा हमको देखने को लेकिन तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच अंतर नगण्य सा है। इस मामले में लोकतांत्रिक देश तानाशाही वाले देशों में पिछड़े नहीं है। तो मतलब कुछ विकसित देश है वहां तो तानाशाही व्यवस्था वाले देशों में आर्थिक समृद्धि ज्यादा हो, लेकिन कुछ कम विकसित देश है वहां पे तानाशाही व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये आर्थिक समृद्धि आपको देखने को मिलेगी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानता को कम करने में अधिक सफल नहीं हो पाई है, इसका क्या कारण है? पहले प्रश्न को आप समझ ले कि वास्तविक जीवन में मतलब व्यवहारिक जीवन में ध्यान रखना है कि व्यवहारिक जीवन में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वह आर्थिक असमानता का मतलब है कि गरीब है कोई, पैसों का लेन देन मतलब कोई गरीब गरीब है या अमीर है, वैसी असमानता है गरीबी अमीरी वाली, उनको कम करने में अधिक सफल नहीं हो पाई है। क्योंकि आप लोकतांत्रिक देशों में ऐसा तो देख ही पाते हैं कि गरीब गरीब है, अमीर अमीर है। तो इन असमानताओं को दूर करने में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सफल नहीं हो पाई है। तो इसका क्या कारण है, ये कारण आपको इसमें बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, ठीक है ना। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक समानता होती है, लेकिन लोकतंत्र में आर्थिक समानता की स्थापना नहीं हो पाती है। भाई राजनीतिक समानता तो है, भाई आपको वोट देने का अधिकार है 18+ वालों को, आप चुनाव में खड़े हो सकते हो, जीत सकते हो, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, ये समानता तो, लेकिन आर्थिक समानता स्थापित नहीं हो पाती है। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से ज्यादा हिस्सा पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास काफी बड़ी मात्रा में धन संपदा है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं और बुनियादी जरूरतें पूरा करने में भी उनको क्या आती है, मुश्किल आती है। तो ये समस्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में व्यवहार में हमको देखने को नहीं मिलता है। व्यवहार में हमें आर्थिक असमानता लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी देखने को मिलती है, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। अगला है, लोकतंत्र असफल रहा, कोई 4 नकारात्मक परिणाम आपको बताने। भाई लोकतंत्र असफल रहा तो उसके कोई 4 नकारात्मक परिणाम बताइए। तो पहला तो है भ्रष्टाचार। भाई लोकतांत्रिक देशों में या विकसित देशों में भी या जिनमें लोकतंत्र उनमें भी आपको भ्रष्टाचार तो देखने को मिलता ही है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में असफल क्यों हो रही है या उतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रही है ये व्यवस्था, ये उसके क्या परिणाम है? तो उनमें अपने भ्रष्टाचार है, लोगों की आवश्यकताओं की ओर कम ध्यान देना, असमानता और गरीबी में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि और विकास की धीमी गति। ये 4 नकारात्मक परिणाम हैं इनके, लोकतंत्र असफल रहे हैं इसके। पहला क्या हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, लोगों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, असमानता में और गरीबी में वृद्धि हो रही है और आर्थिक समृद्धि और विकास की गति धीमी हो रही है। ये कुछ रिजल्ट है जिनके कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या हो रही है, असफल हो रही है। अगला है,
पारदर्शिता का अर्थ बताते हुए लोकतंत्र में पारदर्शिता के क्या बताने हैं, लाभ बताने। ठीक है ना, तो प्रश्न समझ लेना, पारदर्शिता का अर्थ बताते हुए लोकतंत्र में पारदर्शिता के क्या बताने हैं, लाभ बताने हैं। तो देखना, लोकतंत्र में फैसले नियम कानूनों के अनुसार होते हैं। ठीक है भाई, कुछ नियम और कुछ कानून होते हैं, उन्हीं के अनुसार लोकतंत्र में क्या होते हैं, फैसले होते हैं। तथा नागरिकों को यह जानने का अधिकार होता है तथा उसके पास इतने साधन भी उपलब्ध है, इसे ही क्या बोलते हैं, पारदर्शिता कहते हैं। लोकतंत्र में पारदर्शिता से सरकार की लोगों के प्रति जवाबदेही बढ़ती है, सरकार द्वारा गलत फैसले लेने की संभावना कम रहती है और लोगों का उसमें विश्वास बढ़ता है। भाई, पारदर्शिता का मतलब होता है, जैसे पारदर्शी का नाम सुना होगा, जिसमें आर पार आपको दिखाई देता है इधर का उधर से। तो सरकार कोई भी काम कर रही है उसके बारे में जनता को पता होना चाहिए कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। जनता को जानने का अधिकार है। आप हमने सूचना का अधिकार देखा है कि सरकारी कामकाज के बारे में जो है लोग जान सकते हैं, कौन से अधिकार के तहत, सूचना के अधिकार के तहत। ये 2005 में ये एक्ट, ये अधिनियम लाया गया था भारत में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लोकतंत्र के फैसले नियम कानूनों के अनुसार होते हैं और ये सब नागरिकों को जानने का अधिकार है। ठीक है ना, इसे ही हम पारदर्शिता कहते हैं। ठीक है ना भाई, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये सब हम जान सके, इसे ही पारदर्शिता कहते हैं। और पारदर्शिता से सरकार भी जवाबदेही बनती है। सरकार भी कुछ ऐसा काम नहीं करती है ताकि लोगों को लगे कि सरकार गलत कर रही है, क्योंकि आजकल कोई भी काम करती है तो लोगों को पता लग जाता है टीवी के माध्यम से या मोबाइल या समाचार पत्रों के माध्यम से। तो सरकार भी कुछ ऐसे फैसले लेने से डरती है ताकि लोगों में उसके प्रति गुस्सा ना हो। ठीक है ना, तो ये पारदर्शिता हो गई। अगला है कि पूरे विश्व में लोकतंत्र के विकास के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पूरे लोकतंत्र के विकास के जो विभिन्न तरीके हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ देखते हैं, पूरे विश्व में लोकतंत्र के विकास के तरीके। देखो, दुनिया के लगभग 100 से अधिक देश लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का क्या करते हैं, दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान भी है, यहाँ चुनाव भी होते हैं और यहाँ राजनीतिक दल भी। भाई, चुनाव होंगे तो राजनीतिक दल तो होंगे ही, बिना राजनीतिक दल के जो है चुनाव कैसे होंगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, राजनीतिक दल भी होते हैं, वहाँ निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव भी होते हैं और उनका अपना एक औपचारिक संविधान भी होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, तीसरा है, विभिन्न देशों के आंदोलनों के परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। कुछ देशों के किसी विशेष समस्या के कारण में आंदोलन हुए हैं और कुछ देशों ने सत्ता में जनता की भागीदारी के लिए भी अपनाया है। भाई, सत्ता में जनता की भागीदारी होगी तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसा होता है। कुछ देशों के किसी विशेष समस्या के कारण में आंदोलन हुए हैं। तो ये सब हमें ध्यान रखना है कि लोकतंत्र के विकास के जो क्या है, विभिन्न तरीके हैं। ठीक है ना, कि लोकतंत्र का विकास कैसे होगा, किन किन तरीकों के माध्यम से होगा। तो ये कुछ तरीके यहाँ आपके पाठ में दिए गए हैं। तो इतनी बातें हमें जो है इस पाठ में जो है ध्यान रखनी है सभी साथियों को। तो आपने अगर किसी प्रश्न में कोई समस्या आए तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपका जवाब दे दिया जाएगा। तो आप इनको कॉपी में नोट कर ले सभी साथी और बार बार रिवाइज करें, तो आपको सारी जो है चीज़ें याद होती जाएगी। तो ये अपना पार्ट पूरा है साथियों, लोकतंत्र का। लोकतंत्र के जो है परिणाम, इसमें आपने जो क्वेश्चन अभी देखे हैं आप उनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर याद होंगे और उम्मीद है एग्ज़ाम में यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।